हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन होने वाला है भारत का संविधान से। भारत का संविधान से जितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर डिटेल के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर भारतीय संविधान में हम बात करें तो 448 अनुच्छेद हैं और मूल रूप संविधान में जो थे वह 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बाद में बढ़ाया गया है। इसमें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुल 370 प्लस अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और यह सब सीरियल वाइज होगा, जैसे कि एक अनुच्छेद के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह करके हम लोग पूरे संविधान को, एक तरह से कह सकते हैं पूरे संविधान को इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी नहीं, पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए, सबसे पहला अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो पहला अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहता है कि संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में कहता है। अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहने का मतलब है कि नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश कैसे किया जाएगा, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 2 नंबर पर किया गया है। अगला है अनुच्छेद 3, जिसमें कहता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर किसी का राज्य का निर्माण करना है या उनके सीमा में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। इसमें कुछ नियम एवं शर्त दिए गए हैं जिसके अनुरूप किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 4, और अनुच्छेद 4 में कहता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई विधियां। इसमें अनुच्छेद 4 में दिया गया है पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूचित तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो विधियां हैं वे सभी सम्मिलित होगा। अगला है अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी कि नागरिकता के बारे में बात करता है। अगला है अनुच्छेद 6, और अनुच्छेद 6 में कहता क्या है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो लोग दूसरे देश से भारत आए हैं उसकी नागरिकता को सुरक्षित कैसे रखा जाए या उसकी नागरिकता किस आधार पर दिया जाए, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 6 में करता है। अगला है अनुच्छेद 7, और अनुच्छेद 7 में कहता है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जब बंटवारा के समय कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता का क्या होगा, इस पर चर्चा करता है अनुच्छेद 7। अगला है अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। कुछ लोग भारत के बाहर भी रह रहे हैं, जिनकी नागरिकता के बारे में कौन बात करता है, तो अनुच्छेद 8। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 जो है कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। विदेशी राज्य अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत की नागरिकता को खो देता है, यानी कि भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए या होगा। अगला अनुच्छेद है 10, और अनुच्छेद 10 में कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के जो अधिकार हैं वे बना रहेगा कब, अनुच्छेद 10 के तहत। अगला है अनुच्छेद 11, जिसमें कहता है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन कौन करता है, तो अनुच्छेद 11 इसकी बात करता है। अगला है राज्य की परिभाषा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप VVI में रख सकते हैं कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या होगी,
इस पर चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 13, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अनुच्छेद 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। अनुच्छेद 13 जो है इसमें कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकार जो होते हैं उसको असंगत करने या अल्पीकरण यानी कि थोड़े समय करने के लिए जो विधियाँ दी गई है, यह कहता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 14, जिसमें कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 14 कि सभी व्यक्ति क्या होंगे? एक समान होंगे, यानी कि कानून के नज़र में सभी क्या हैं? एक समान हैं। इसकी बात करता है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध, यानी कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 15 में किया गया है। अगला क्वेश्चन या अगला अनुच्छेद कह सकते हैं 16, जिसमें कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में जो अवसर की समानता होनी चाहिए, इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 16 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 17, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 17, जिसमें कहता है अस्पृश्यता की अंत, यानी कि छुआछूत की जो प्रथा है उसकी अंत की बात करता है। अस्पृश्यता की अंत ये किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। अगला है अनुच्छेद 18, जिसमें कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसकी बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 18 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 19, जिसमें कहता है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि आप भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। अगला है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसकी अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 इसकी बात करता है। अगला अनुच्छेद 21 की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में कहता है। अनुच्छेद 21 क में क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। इम्पोर्टेंट है, आप इसे VVI में रख सकते हैं। अगर 6 साल के 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिला है, यह अनुच्छेद 21 क में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, इसकी बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 23 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 24, जिसमें कहता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। बालक का नियोजन का प्रतिशत कारखानों में, इसकी बात करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देती है हमें। अनुच्छेद 25। अगला है अनुच्छेद 26, जिसमें कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की जो प्रबंधन होती है, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार देती है आर्टिकल 26। अगर अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। इनके वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30, जिसमें कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वे समूह जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं,
उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ये सभी आज़ादी आर्टिकल के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उन्हें मिला है। अनुच्छेद 32 जिसमें कहता है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए क्या होने चाहिए, उपचार के जो नियम हैं, यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 40। यहाँ पर 40 में कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन सभी को लिया गया है। आप ऐसा ना समझें कि 30 के बाद 32 चला गया और 40 फिर क्यों चला गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है उन्हीं को लिया गया है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहता है ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो इसका उत्तर होगा आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40 के तहत। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि और पशुपालन संगठन, इसकी बात करता है अनुच्छेद 48 में। 48 का भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहता है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 48 क में दे रखा है। अनुच्छेद 50 में कहता है राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसकी बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 49 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 50 जिसमें कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है अनुच्छेद 50। अगला अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करें तो यह भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कहता क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 क में बात करता है मूल्य कर्तव्य की, कि व्यक्ति का मूल्य कर्तव्य कितनी होने चाहिए और क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य कितने हैं, जरूर कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 52 जिसमें कहता है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए किसमें, भारत में। यह संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात को करता है। अनुच्छेद 53 जिसमें कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है इसकी बात कौन करता है, तो अनुच्छेद 53 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि या कैसे होनी चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो है 55। अनुच्छेद 55 में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होनी चाहिए, नीतियाँ क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 56 में कहता है राष्ट्रपति का पदावधि कितनी होनी चाहिए, कितने समय तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, इसकी बात अनुच्छेद 56 करता है। अनुच्छेद 57 करता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है, पुनः निर्वाचन होने की बात करता है, तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, इसकी बात करता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, इसकी बात अनुच्छेद 58 करता है। अनुच्छेद 59 करता है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं इसकी बात करता है अनुच्छेद 59। और राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करता है। अगला अनुच्छेद 61 में बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग कैसे चलाया जाए राष्ट्रपति पर, इसकी बात अनुच्छेद 61 करता है। अनुच्छेद 62 बात करता है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय कितनी होनी चाहिए, कितने अवधि के उपरांत सीट को भरा जाए,
इसकी बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 63 बात करता है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होनी चाहिए। इस बात को कौन करता है? तो अनुच्छेद 63 करता है। अगला 64 की अगर हम बात करते हैं तो 64 में करता है राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो भी राष्ट्रपति होगा भारत का, वह राज्यसभा का सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। अगला है अनुच्छेद 65, जिसमें कहता है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके इस रिक्त पर उपराष्ट्रपति के जो कार्य होंगे, दायित्व होंगे, इसकी बात करता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 66, जिसमें कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कौन करता है? अनुच्छेद 66 करता है। अनुच्छेद 67, जिसमें कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर कितने वर्षों के लिए बने रहेंगे, इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 67। अनुच्छेद 68, जिसमें कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन की बात कौन करता है? तो 68 अनुच्छेद। अगला है अनुच्छेद 69, जिसमें कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो की बात करता है, वह बात करता है अनुच्छेद 69। अगला है अनुच्छेद 70, जिसमें कहता है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 70 इसकी बात करता है। अगला है अनुच्छेद 71, जिसमें कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विषय हैं, इस पर बात करता है। अगला है अनुच्छेद 72, जिसमें कहता है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है, इसकी बात करता है आर्टिकल 72। अगला है अनुच्छेद 73, जिसमें कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होगा, क्या करना होगा, इसकी बात करता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 74, जिसमें कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 74 बात करता है। और अगला अंतिम अनुच्छेद जो है, यह है अनुच्छेद 75 इस वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 76 से देखेंगे। इसमें कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में जो उपबंध हैं, उनकी बात आर्टिकल 75 में की गई है। इसका पार्ट 2 आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा।